बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में, धारिता और संधारित्र के बारे में। तो उससे पहले हम एक बात समझते हैं कि जैसे मान लो कि ये मेरे पास बुक है और हम पृथ्वी तल से इस बुक को ऊपर की ओर उठाते हैं। जब ऊपर की ओर उठाते हैं तो क्या करना होता है हमें कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य इस बुक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसी जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो आपने एक सूत्र पढ़ा है mgh, उस सूत्र के अनुरूप इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती जाएगी। अब यदि हम इसको छोड़ दें तो वही स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट होने लगेगी किसमें? गतिज ऊर्जा में। तो इस प्रकार से इस ऊर्जा का केवल रूप बदलता है और प्रत्येक स्थिति में ऊर्जा संरक्षित भी रहती है। ठीक, अब यदि इसी प्रकार से कोई चालक है और उस चालक को अगर हम आवेश देते हैं, ठीक है, तो उस चालक को अगर हम कोई आवेशित चालक है उसे हम आवेश दे रहे हैं तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा और यही कार्य चालक के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में ये ऊर्जा संचित हो जाएगी। ठीक है, अब इस ऊर्जा को संचित करने की हर चालक की अपनी एक कैपेसिटी है, हर एक चालक की अपनी क्षमता है जिसे हम कहते हैं धारिता। जैसे मान लो कि ये मेरा 200 ml का एक गिलास है, ठीक, और इस गिलास में अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालने लगे इसमें तो क्या होगा कि इसका इसका पानी का तल बढ़ने लगेगा। आप पानी बढ़ाते जाते हैं, तल बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये पूरा भर जाएगा उसके बाद अगर हम और पानी डालना चाहें तो इसमें फिर और पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस गिलास की जो जल की संग्रहण करने की क्षमता है वो कितनी है? 200 ml, और यही संग्रहण करने की क्षमता को हम कहते हैं धारिता। ठीक है, अब यदि मान लो कि मेरे पास एक चालक है, आवेशित चालक है, और इस आवेशित चालक को हम आवेश देना चाहते हैं तो अनंत से कोई जब हम आवेश लेके आते हैं तो हमें क्या करना होता है? कार्य करना पड़ेगा। और आपको यह भी पता है कि प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को हम विभव कहते हैं। तो कार्य किया जाता है तो क्या होगा? विभव बढ़ेगा। या हम ये कहें कार्य किया जाता है तो इस पर क्या होगा? इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होने लगेगी। ठीक है, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होने लगेगी। तो अब अगर हम लगातार आवेश की मात्रा बढ़ाते जाएं तो हमें लगातार कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसका लगातार पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसके वैद्युत क्षेत्र में वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? डिस्चार्ज होने लगेगी। और जब डिस्चार्ज होने लगेगी तो उस समय क्या होगा कि हम उस समय जो इसका पोटेंशियल होगा वो सबसे अधिक होगा। इसका मतलब उससे ज्यादा हम और पोटेंशियल इसको नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से हर चालक की भी अपनी कैपेसिटी होती है। इसको हम कहते हैं चालक की धारिता। और हम क्या देख रहे हैं कि ये धारिता इस चालक पर जो दिया गया आवेश है वो समानुपाती होता है पोटेंशियल के, विभव के, क्योंकि प्रति एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को ही हम विभव या पोटेंशियल कहते हैं। तो इस हिसाब से Q समानुपाती V। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो कोई नियतांक आएगा, इस नियतांक को ही हम कहते हैं धारिता। कैपेसिटेंस, ठीक, तो ये C बराबर हो गया Q/V, परिभाषा चालक की धारिता की। इसके बाद अब बात आती है संधारित्र किसे कहते हैं। तो संधारित्र में वैसे तो हमने लिखा है कि यह एक ऐसा समायोजन है, दो चालकों का ऐसा समायोजन है जिसमें हम चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की
पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं संधारित्र। संधारित्र का एक सिद्धांत है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई दूसरी हम चालक प्लेट लेके आते हैं तो प्रेरण के कारण वो पहली प्लेट के विभव को कम कर देती है। तो इसी सिद्धांत पर जैसे मान लीजिए कोई चालक प्लेट है और इस चालक प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो इस प्लेट पर धनावेश संचित हो जाता है, धनावेश दिया गया। अब अगर हम दूसरी धातु की प्लेट लाते हैं तो प्रेरण के कारण इसके अंदर की ओर ऋणावेश और बाहर की ओर धनावेश आ जाता है। अब ये ऋणावेश क्या करता है? ऋणावेश इस प्लेट के विभव को कम करता है, जबकि धनावेश इसके विभव को पुनः बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन ऋण प्लेट इसके ज्यादा करीब है तो इसका प्रभाव ज्यादा होता है, धन प्लेट दूर, धनावेश थोड़ा दूर है तो उसके कारण इसका प्रभाव कम होता है। तो ऐसी स्थिति में इस ऋणावेश के कारण विभव कुछ घट जाता है और धनावेश के कारण बढ़ता है, लेकिन दोनों का परिणामी रूप से ये इसका विभव घटा देता है। और जब विभव घटा देता है तो इस पर चाल आवेश की और मात्रा दी जा सकती है। अब यदि हम इस धनावेश को पृथ्वी से जोड़ दें, अगर हम पृथ्वी से जोड़ दें तो ये पूरा धनावेश किस में चला जाएगा? पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी का जो विभव है वो शून्य होता है और पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। तो ये धनात्मक आवेश इसमें चला गया, अब केवल ऋण आवेश है तो अब इसके विभव को और कम कर सकता है और इसके कम करने से इसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। ये संधारित्र का सिद्धांत है। अब अगला हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र। एक हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में हमने ये मान लिया कि माना दो आवेशित प्लेटें हैं जिनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है। हम परावैद्युत पदार्थ क्यों लेते हैं? पहले हम संधारित्र में ये बात समझें कि संधारित्र, पहली बात तो आई संधारित्र, तो हम समझ गए कि ये एनर्जी को स्टोर करने का एक डिवाइस है। ठीक है, जिस तरीके से आपके पंखे में एक कंडेंसर लगा होता है, सभी जानते होंगे, उसको भी हम कैपेसिटर बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। और ये संधारित्र काम क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। और उस एनर्जी की हमें जरूरत कब पड़ती है कि आपने देखा होगा कि जैसे पंखे के स्विच को आप ऑन करें तो जैसे ही ऑन करेंगे तत्काल ही वो पंखा नहीं चलता है, क्षणिक समय लेता है। उस दौरान होता क्या है कि जब किसी पंखे की मोटर को स्टार्ट करना होता है तो उस समय उसको बहुत ज्यादा करंट चाहिए होती है और वो करंट उसको कहां से मिलेगी? भाई पावर सप्लाई तो उतनी है। जैसे हम अपने घरों में जो पंखा लगे हैं वो मान लो 5 एम्पियर के लगे हैं। अब और हमें स्टार्टिंग समय में करंट चाहिए करीब 25 एम्पियर, तो वो 25 एम्पियर कहां से मिलेगी? तो क्या किया जाता है, उसके लिए लगा दिया जाता है कंडेंसर, कैपेसिटर लगा दिया। अब ये कैपेसिटर करता क्या है कि ये जैसे ही आपने स्विच ऑन किया क्षण भर में ही ये आवेश का संग्रह कर लेता है और इतना ढेर सारा आवेश संग्रह कर लेता है कि उसके बाद ये तत्काल उस आवेश को एक ही बार में पंखे के मोटर को दे देता है, एक ही बार में। देखिए बैटरी और कैपेसिटर में इतना ही फर्क है। बैटरी भी एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, और आपका कैपेसिटर भी चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन बैटरी धीरे धीरे हम उसके चार्ज को यूज करते हैं, जबकि कैपेसिटर एक ही बार में अपना पूरा चार्ज दे देता है। अब जब पूरा चार्ज दे दिया, पंखा मेरा स्टार्ट हो गया, उसके बाद बस फिर कंडेंसर अपना धीरे धीरे उसका काम खत्म हो गया।
तो इस कंडेंसर या कैपेसिटर का इतना काम होता है कि शुरुआत में उसको हाई करंट देना, और जो कि अपने में वो पहले ही से स्टोर कर लेता है। तो ये है कैपेसिटर का काम। ठीक है, तो यहां पर भी और स्टोर कहां करता है ये भी है। स्टोर क्या होता है कि एक परावैद्युत पदार्थ ले लिया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले लिया, और वो परावैद्युत पदार्थ हो सकता है आपका वायु हो सकता है, कांच हो सकता है, कागज हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, और फिर उसको क्या किया कि एक कंडक्टिंग मटेरियल में डुबो दिया। तो उसके ऊपर क्या होगा कि परत चढ़ जाएगी, एक चालक की परत चढ़ जाएगी। बस वही यहां पे ये बना दिया गया, और बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया। और इसलिए भर दिया जाता है कि जब इसको आवेशित किया जाए या जब ये चार्ज हो, तो उस समय अगर यहां पे कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं होगा तो ये चार्ज तुरंत इससे जाकर के डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर इस कैपेसिटर का यूज क्या रहा? अब यदि इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो अब क्या होगा कि जो चार्ज इसको दिया गया है, ठीक है, इसके कारण प्रेरण की घटना तो यहां होगी, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। और ये भी समझ लो कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो इसमें संचित होती है वो वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। तो ये परावैद्युत पदार्थ का इसलिए कैपेसिटर में बहुत जबरदस्त उपयोग है। अब इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो प्रेरण के कारण इस पर कितना हो गया? माइनस क्यू आवेश। इनके बीच की दूरी डी है। तो हमने अब आपने एक पिछले चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कोई भी आवेशित चादर है उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई बराबर होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन अगर परावैद्युत पदार्थ भरा है तो हम के और लिख देते हैं। तो ये एक प्लेट के कारण इसके समीप मान लो इस बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। इसी कारण से माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर निकाल लो, तो इसके कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर की ओर होगी। तो इन दोनों प्लेटों के कारण जो परिणामी तीव्रता होगी वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के ये होगी, और यही हमने शुरू में लिखा है। ठीक है, तो ये हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। अब आवेशित चादर का या आवेशित जो प्लेट है इसका अपना पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है जो कि कितना होता है? सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। तो जब सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है तो इसलिए ई बराबर कितना हो गया? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। अब आपने एक वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में एक संबंध का सूत्र पढ़ा है, E बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा D। ये एक सूत्र पढ़ा है। तो हम इस सूत्र के आधार पर हम E बराबर V बटे D या ये निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या संबंध का सूत्र है? विभवांतर में संबंध का सूत्र है V बराबर E इंटू डी। जैसे अभी हमने इसके आधार पर निकाल लिया, V बराबर E इंटू डी, और D क्या है? इनके प्लेटों के बीच की दूरी। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि हमने निकाल ली है। तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट के A और इंटू डी, ये V निकल आया। अब आप जानते हैं कि धारिता का सूत्र क्या होता है? धारिता का सूत्र होता है C बराबर, तो धारिता C बराबर Q बटे V। तो इसलिए Q बटे V का मान कितना है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट के A और इंटू डी। अब ये क्या करो, Q से Q काट दो। जब Q से Q कट जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के A ये पहली गुणा चौथी के हिसाब से और दूसरी गुणा तीसरी, तो एप्सिलॉन नॉट के A और पूरे के बटे हो जाएगा D, क्योंकि ये इतना पहुंच जाएगा ऊपर और D पहुंच जाएगा नीचे। तो ये निकल आया हमारा परावैद्युत माध्यम में संधारित्र की धारिता का सूत्र। अब यदि
हम प्लेटों के बीच में वायु भर दें या निर्वात हो तो क्या होगा, वायु या निर्वात यदि है, निर्वात की स्थिति में K बराबर कितना होगा 1, तो C की जगह पर हमने क्या कर दिया, C नॉट कर लिया, तो बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ये फॉर्मूला, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब अगर हम समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें तो समीकरण 1 व 2 से C बटे C नॉट बराबर K आ जाएगा। C बटे C नॉट क्या आ जाएगा, K, या C बराबर क्या आ जाएगा, C नॉट इंटू K, जो ये प्रदर्शित करता है कि माध्यम में जो धारिता होती है वो वायु या निर्वात में धारिता की K गुनी होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है कि हम यहां पर मान लो कि 3 संधारित्र ले लिए, ठीक, एक ये संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, इसके बाद एक दूसरा संधारित्र ले लिया जिसकी धारिता C2 है, तीसरा संधारित्र ले लिया जिसकी धारिता C3 है। अब हमने क्या किया कि इस पहले को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो इस पूरे पे प्लस क्यू आवेश हो जाए, अंदर की तरफ पूरे पे प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक। प्रेरण के कारण इस पर कितना हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस क्यू हो गया। अब इसको अगर हम जोड़ दें, दूसरे संधारित्र को जोड़ दें, तो ये माइनस आवेश किस पे चले जाएगा, दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर। ये क्या होगा, क्योंकि ऋण आवेश अंदर की ओर और बाहर की ओर कैसा होगा, धनावेश, और वो धनावेश किस पे चला गया, इस वाली प्लेट पर। तो इस वाली प्लेट पर जब गया तो इस प्रेरण के कारण ये वाली कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित, और इसके बाहर वाली कैसी हो जाएगी, धनावेशित। धनावेशित को फिर इससे जोड़ दो तो ये हो गई धनावेशित, फिर इसके अंदर वाली हो गई ऋणावेशित, फिर इसके हो गई बाहर धनावेशित। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, इसको जोड़ दिया पृथ्वी से, तो वो धनावेश चला गया पृथ्वी में। तो ये 3 संधारित्र हैं, एक को हमने ए बिंदु मान लिया, ए और बी के बीच 3 संधारित्र जोड़ दिए गए। ए और बी के बीच परिणामी विभवांतर अगर हम V मान लें, V लगाया गया है, तो इस पहले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V2 और तीसरे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V3। तो हम क्या देखते हैं श्रेणी क्रम में कि आवेश तो सब में समान है। आवेश समान का मतलब है कि आवेश का विभाजन नहीं हुआ है, Q आवेश दिया गया है तो Q आवेश ही तीनों संधारित्रों में है। वो बात अलग है कि किसी पे प्लस है और किसी पे माइनस है, लेकिन प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग है। ऐसी स्थिति में अब एक आपने सूत्र पढ़ा है कि C बराबर Q बटे V। इस सूत्र से अगर हम V1 बराबर निकालें तो Q बटे C1, V1 बराबर Q बटे C1 और V2 बराबर Q बटे C2 और V3 बराबर क्या हो जाएगा, और V3 बराबर हो जाएगा Q बटे C3। अब यदि इनका परिणामी विभवांतर V है, परिणामी विभवांतर कितना है, V है, तो V बराबर कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं, तो V1 की जगह पे क्या होगा, Q बटे C1, V2 की जगह पे Q बटे C2 और इसके Q बटे C3। तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, Q। तो हमने तीनों में जब Q कॉमन लिया तो Q कॉमन लिया V बराबर, तो ये हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब Q का इधर पक्षांतर कर दो तो V बटे Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब V अपॉन Q क्या होता है, जब C बराबर Q बटे V है तो V बटे Q, मतलब इसका उल्टा क्या होगा, इधर भी उल्टा हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये श्रेणी क्रम में टोटल धारिता का सूत्र है। अब यदि संधारित्र समांतर क्रम में संयोजन किया हो तो समांतर क्रम के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो
हमने यहाँ पे लिख दिया समांतर क्रम संयोजन, ये दूसरा नंबर है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम में मान लो कि एक ये संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, ये दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C2 है, ये तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C3 है। अब इन तीनों को हमने क्या किया, यहाँ पर एक बिंदु पर इनको, इन तीनों की जो पहली प्लेट है इधर एक साथ जोड़ दी और इनकी जो दूसरी बाहरी प्लेट है इनको हमने एक बिंदु पर जोड़ दिया। ये B बिंदु है और ये A बिंदु है, ठीक है। अब यदि इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लस क्यू आवेश देंगे तो यहां से आवेश क्या होगा, तीन भागों में विभाजित होगा, एक इस भुजा में जाएगा एक इसमें, तो एक Q1 मान लें, एक Q2 और एक Q3। तो यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर अलग अलग था, समांतर क्रम संयोजन में आवेश अलग अलग है। और जब Q1 आवेश दिया तो इस पर प्लस Q1 हो गया, इस पर माइनस Q1 हो गया, और इस पर प्लस Q2 हो गया, इस पर माइनस Q2 हो गया, इस पर प्लस Q3 हो गया, इस पर माइनस Q3 हो गया। अब इसको हमने क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया, जिससे इसका बाहरी धनात्मक आवेश पृथ्वी में चला गया। अब इन A और B के बीच अगर परिणामी विभवांतर V है, दोनों के बीच परिणामी विभवांतर V है, A और B बिंदुओं के बीच परिणामी विभवांतर, तो इस स्थिति में आपने सूत्र पढ़ी है C बराबर Q बटे V से अगर हम Q1 बराबर निकालें तो Q1 बराबर क्या होगा, C1 इंटू V, क्योंकि विभवांतर समांतर क्रम में विभवांतर तीनों का एक समान है, तो C1V, और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2V, और Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3V, ठीक है। अब टोटल आवेश अगर देखा जाए तो टोटल आवेश तो Q आपने दिया है, तो इसलिए कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। अब सबकी वैल्यू रख दो, C1V प्लस C2V और प्लस C3V। Q बराबर यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, V कॉमन आ जाएगा, तो C1 प्लस C2 और प्लस C3। V का इधर पक्षांतर कर दो तो Q बटे V बराबर C1 प्लस C2 और प्लस C3, और Q बटे V होता है C, तो 1 बटे C बराबर C बराबर C1 प्लस C2 और प्लस C3। ये समांतर क्रम में टोटल धारिता का सूत्र है। अब अगला हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है और अगर उसको Q डैश आवेश दिया जाता है, आवेश कितना दिया जाता है Q डैश, और विभवांतर कितना है, विभवांतर V डैश, तो इसलिए V डैश बराबर क्या हो जाए, Q डैश बटे C, V डैश बराबर Q डैश बटे C। अब यदि हम उस चालक को Q डैश से और थोड़ा सा आवेश दे दें, कितना आवेश दे दें, मान लो dq आवेश दे दें, तो dq आवेश देने पर जो कार्य होगा वो dw होगा, और कार्य बराबर कितना होगा, dw बराबर, सूत्र आप जानते हैं, v बराबर w बटे q से w बराबर कितना हो जाएगा, q इंटू v। तो इस हिसाब से dw बराबर कितना हो जाएगा, v की जगह पर रख दें v डैश, और आवेश कितना हो गया dq, तो v डैश का मान रख दो q डैश बटे c इंटू dq, ये dw बराबर निकाला। अब हमें टोटल q आवेश देना है, शून्य से q आवेश देने में, कुल कार्य देने में, कुल कार्य अगर हमें निकालना है तो ये कुल कार्य हो जाएगा w बराबर, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे dw का, कहां तक, इस dw का 0 से लेकर के और q तक। तो जब इसका हम समाकलन करेंगे तो हम dw की वैल्यू रख दें 0 से q, और dw की जगह हो गया q डैश बटे c इंटू dq। अब c जो है उसकी धारिता है वो तो निश्चित है, तो इस स्थिति में यहां पे हो गया 1 बटे c। अब q डैश का हमें समाकलन करना है, तो आपने समाकलन x dx बराबर x स्क्वायर बटे 2 होता है, तो यहाँ पे भी हमने एक q डैश का किया, तो ये हो गया q डैश स्क्वायर बटे 2, और लिमिट लगा दी हमने 0 से लेकर के q तक। जब लिमिट लगा दी 0 से q तक तो अब क्या हो गया, 1 बटे c,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है 2 और बाहर निकाल लो, 1/2c कर लिया, तो क्यू स्क्वायर माइनस 0, तो ये हो गया 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। ये इतना कार्य हुआ, और जितना कार्य किया गया यह कार्य ही चालक में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संधारित्र में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे U बराबर कितना हो गया, तो इसलिए U बराबर हो गया 1/2 और क्यू स्क्वायर बटे सी। ये एक फॉर्मूला मिल गया। अब आप क्या करो कि आपको पता है कि C बराबर Q बटे V होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 2 है, एक Q है और एक C है, तो C बराबर Q बटे V से एक बार आप Q बराबर रख दो और एक बार C बराबर रख दो। जैसे इस समय हम C बराबर Q रखने पर, जब C बराबर Q रखेंगे तो U बराबर हो जाए 1/2 क्यू स्क्वायर बटे C की जगह पर हमने क्या रख दिया Q बटे V, तो V तो ऊपर पहुंच जाएगा और ये Q से Q कट गई, तो 1/2 और Q इंटू V, ये निकल आया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, अब रख दें Q बराबर CV रखने पर, तो Q बराबर हम CV में चाहे यहां रख दें या यहां रख दें, तो U बराबर कितना हो जाएगा 1/2 CV गुणे V, तो 1/2 CV स्क्वायर U बराबर, ये तीसरा समीकरण निकल आया। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।